नमस्कार, मैं हूं आरती भट्ट और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में प्रगति लाएंगे या फिर बदलाव लाएंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुद्राक्ष वाजपेयी, जो कि एडवोकेट हैं। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे इस मंच को शेयर कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद सर। तो सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपा एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करना चाहते हैं। हम उन मुद्दों के बारे में बात करना चाहते हैं जो देश में बदलाव लाएंगे, राजनीति का एक चेहरा बदलेंगे। तो मेरा पहला सवाल यही है कि इस समय जो राजनीति देश में हो रही है, जो भी तौर तरीके प्रचलन में है, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं या इसमें क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, हम संविधान द्वारा दी गई डेमोक्रेसी जो हमें मिली हुई है, तो बहुत सारी डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस आने हैं। देयर विल बी कि कुछ ज़रूरत है कि जो चीज़ें शायद आज हमारे आपके लिए जो नहीं सही है, हो सकता है आने वाले टाइम के लिए वो सही हो, और जो आने वाले टाइम में जो सही नहीं थी वो हो सकता है आज हमारे लिए सही हो। तो सिंस इट्स अ डेमोक्रेसी, तो देयर इज़ अ स्कोप ऑफ चेंज, और हमेशा डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि चेंज और बदलाव समय से समय के बीच में होना चाहिए, आना चाहिए। रही बात आज की राजनीतिक तरीक़ों की, तो हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव किस तरीके का, मैं आपको बताता हूँ। बदलाव पहला तो जो आज जिस प्रदेश में आज हम हैं, उत्तर प्रदेश में, यहाँ हम कहें ना कहें, लेकिन जातिवाद बहुत ही तरीके से, बहुत ही पूर्णतः मतलब व्याप्त है लोगों में। लोग आज शायद हम और आप कैमरे के सामने इसको डिनाई करें, लेकिन ये एक फैक्ट है, लोगों में है ये चीज़ कि वो कास्ट को देखते ज़रूर हैं। तो पहला तो अब जब हमारा जो कास्टिज़म है, कि कास्टिसिज़म कभी था ही नहीं, ये मुग़ल पीरियड के बाद से कास्टिसिज़म शुरू हुआ। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने डिवाइड किया, और कहीं पे उसके बाद से आज की डेट तक कभी भारत को मैंने देखा ही नहीं कि वो एक हो पाया हो किसी भी एक मुद्दे पे। कारगिल हुआ, इवन कोरोना आ गया, जो शायद कई पीढ़ियों ने ये सब कुछ सोचा नहीं होगा, और उसके बाद भी ये चीज़ें हुई, और उसके बाद भी कहीं कहीं पे सरकार को खामियां निकालने के लिए, लेकिन कुछ भी कहो, अरे ये जिस हिसाब से पैंडेमिक था, वर्ल्ड का इतना बड़ा पैंडेमिक था, और जिस हिसाब से इस सिचुएशन को हमने कंट्रोल किया, और कंट्रोल भी ऐसा किया कि हमने अपना तो कंट्रोल किया, प्लस लोगों में जो बाहर विदेशों में है, तो शायद ये ख्याति भारत की अभी तक तो मैंने कभी नहीं देखी थी। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि ये एक नया ट्रेंड भी है। शायद पहले कारगिल था, अब ये बायो वॉर शुरू हुए हैं, तो ये एक शुरुआत है। इससे हमें भी देखना चाहिए और हमारे नेताओं को भी समझना चाहिए। और ये जो प्रिकॉशंस बीच में आए, गांव तक लोगों को ये पता चल गया कि कुछ सैनिटाइज़र होता है और मास्क भी होता है। तो ये चीज़ें बहुत सारा, जैसे आज हम डेवलपिंग स्टेज में हैं, हमें भी जापान, अमेरिका जैसा बनना है, डेवलप्ड में काउंट होना है, तो उसके लिए ये सब बदलाव बहुत ज़रूरी थे। लोगों तक पहुंच गया है ये मैसेज, और इन 2 साल में लोगों ने भी अच्छा रिस्पांस किया कि नहीं तो त्राहिमाम मच सकता था इस आपदा में। तो बाकी मेरा तो यही मानना है कि एक तो ये बदलाव है कि लोगों को भी समझना पड़ेगा, राजनीतिक जो कल्चर चला आ रहा है कि नहीं, अगर मैं यादव हूँ तो यादव को ही वोट दूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं सरकार पलट सकता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी जातिवाद तो खैर आदमी को स्वयं तक सीमित रखना चाहिए। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं हूँ, ये मेरे तक ही सीमित है, ये मेरे से बाहर नहीं निकल सकता। हाँ, उस मामले में निकल सकता है जब मुझसे कोई शास्त्रार्थ करे, तो ब्राह्मण का वो चीज़ें अलग चीज़ें हैं। लेकिन इस तरीके से, क्योंकि हमारे वहाँ तो हमारी परवरिश ऐसे हुई है कि हमने देखा है, हमारे वहाँ फंक्शन होता है तो शादी में सिंदूर भी एक जो भी हमारे वहाँ रीति रिवाज है, एक धोबी के घर से आता है, उसका सिंदूर हम लगाते हैं, तो वो एक नाव हमें चाहिए होता है। तो ये सब हमारे संस्कारों में है, और इनके बिना हम ना जी सकते हैं ना रह सकते हैं। और सिंस हमारा जो कल्चर है, हम जो भारतवर्ष है, वो जाना जाता है हमारे कल्चर के लिए, और वही कल्चर अगर हम भूल जाएंगे आने वाले टाइम में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस कल्चर को मेंटेन करते हुए अमेरिका, जापान को टक्कर देना, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। जैसे आपने शुरुआत की, आपने कहा कि पार्टियों क्या होती है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, और हर पार्टी अपने आप को भी लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, लेकिन असल में ये पार्टियाँ कितनी लोकतांत्रिक होती हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो जिस हिसाब से परिवारवाद पिछले 60-70 सालों में हमने देखा, तो उस हिसाब से लोगों का अनुमान तो यही होगा कि हाँ, पार्टी अगर किसी ने बताई है तो उसके आगे वाली वो पार्टी नहीं बपौती हो गई, वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक संगठन जो होता है वो काम करता है। अब मैं तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, एक आरएसएस है, एक भारतीय जनता पार्टी है, तो संघ किसी का पारिवारिक वो
बपौती नहीं है, वो पर दर पीढ़ी जो चेंजेस आते हैं, लोग जो मुनासिब, जो सबसे क्लोज, जो सही होता है, जैसे इस समय करंट में भगवत जी हैं, मोहन भगवत जी, तो अब उनसे जो आएगा उनके बाद में, क्योंकि और ये भी नहीं है कि आप ये मान के बैठ जाएं कि अब आप इस पद पे हैं तो आप ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा ये संभव ही नहीं हो सकता है। संभव इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि समय के हिसाब से कोई आपसे बेहतर आएगा, वो आए आपको हटाए उससे पहले आपको उसके लिए वैकेंट कर देना चाहिए कि नहीं, इट्स योर टाइम, आप आगे बैठिए। तो ये, और कोई भी ऐसा आदमी जो अपने मोरल से कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, ऐसा आदमी इस क्षेत्र में, इस राजनीति में नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए कभी कभी अपने राजनीतिक विचारों को भी किनारे रख दिया है। तो मेरा यही मानना है कि मोरल्स अगर स्ट्रांग हैं तो फिर तो चीज़ें हो सकती हैं। राजनीति एक लोगों के लिए पेशा नहीं, एक ये सेवा है, जैसा कि प्रधान सेवक कहते हैं। तो ये चीज़ जो पार्षद से और जो भी नीचे का लेवल है, ऊपर से नीचे तक, ये सब चीज़ें उनको समझनी पड़ेंगी कि ये एक सेवा है, ये पैसा कमाने का, निधि का अपने अकाउंट में लाने का, फिर अपने हिसाब से यूज़ करने का ये कोई माध्यम नहीं है, ये एक सेवा है। और इसमें आपको जब तक आप लोगों से जुड़ते नहीं जाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि, और अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, राम मंदिर हो गया है, अब काशी मथुरा भी हो ही जाएगा थोड़े टाइम में, लेकिन जो मैं ज़रूरी है। सर, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, प्रियम्बल की बात की, आप भी उसी फील्ड से हैं, तो मेरा ये जानना है कि आपको क्या लगता है कि न्यायिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, उसमें किस तरह के सुधार होने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे देखा जाता है कि बहुत सारे केसेस होते हैं जो सालों साल पेंडिंग है, उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो इसमें कमी आप कहाँ देखते हैं, उसमें आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से सुधार हो पाए इसमें? जी, इसके संदर्भ में भी बहुत सारा, अभी आपको मैं आपके माध्यम से सभी को बता दूं, अभी हमने पेंडेंसी ऑफ केसेस 5 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं, और 5 करोड़ बहुत बड़ा काउंट है। मतलब कि 5 करोड़ अगर केसेस पेंडिंग हैं तो उनसे प्रभावित घर में जो लोग होंगे वो कम से कम 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ के आसपास होंगे, जो उन मुकदमों की वजह से प्रताड़ित है। कहीं पे देखिए, एक सही होगा, एक गलत होगा। अब कानून के कुछ दांव पेच ऐसे हैं कि मेरे हिसाब से, मैं ये चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा ये है कि एक देश का नागरिक होते हुए मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि जो है मैं कोर्ट में हूँ, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैं दगा नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, एक बात मुझे मन में थोड़ा सा ठेस पहुँचाती है कि वो पट्टी थोड़ी सी खुलनी चाहिए, क्योंकि वो पट्टी का खुलना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी वो पट्टी बंद रहती है, और जो दबाव वाला आदमी है, जो अपने को सुपीरियर मानता है जिसने, तो वो सही जब न्याय नहीं हो पाएगा ना, तो यहाँ तो न्याय नहीं हो पाया, उसके साथ ऊपर तो बहुत सारे चैनल्स हैं। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ वो पट्टी थोड़ी सी खुलनी चाहिए, थोड़ी क्या पूरी तरीके से खुलनी चाहिए, कि जो फैक्ट हैं, लोग हैं, उनसे ये चीज़ पता चले। क्योंकि एविडेंस कभी कभी, और जिस हिसाब से हमारी पुलिस है, सारी मतलब सब में अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो पूरे तालाब को भी गंदा कर रहे हैं। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि हाँ, हमसे जूनियर आते हैं और कोर्ट में काम कराने के लिए उन्हें कुछ अनौपचारिक काम करने पड़ते हैं, तो वो इस वजह से मुझे वो चीज़ें खलती हैं। और एक लॉबी का सिस्टम है इस देश में। अगर आप लॉबिंग में विश्वास रखते हैं, आप कनेक्टेड रहते हैं, तो सब कुछ ठीक है। और कहीं भी ऑफ द रोड आप जाने लगे या आप अपना कुछ अलग रास्ता बनाने लगे, तो ये मान के चलिए आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं। बस ये है कि हाँ, हारना नहीं है, क्योंकि संविधान है और वो सभी की रक्षा करेगा। 5 करोड़ में एक हमारा भी सही, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो 5 करोड़ भी निपटेंगे, और सभी को जो न्याय और व्यवस्था पे जो हल्का हल्का विश्वास लोगों का डगमगा रहा है, वो पूर्णतया वापस आएगा। और आसपास के देश भी इस चीज़ को फ़ख्र करेंगे कि इस देश में ये सनातन धर्म है, यहाँ पे इसको श्रेष्ठ बनना है। तो ये डिसीज़न भी कुछ ऐसा देगा कि जो दुनिया में माना जाएगा कि नहीं, अगर इस तरीके, क्योंकि बहुत सारी 5 करोड़ में से लगभग 3-4 करोड़ तो केस लगभग एक जैसे ही होंगे। दे माइट बी ऑफ सिविल नेचर, दे माइट बी ऑफ क्रिमिनल नेचर, बट उसमें कुछ धाराएं लोगों की सेम होंगी। तो ये समस्या को समझते हुए, अब जैसे अगर आज की सरकार ये कह रही है पिछले 60 साल में, 70 साल में उत्पीड़न हुआ, तो उस उत्पीड़न का उन लोगों को क्या मिला? उनके लिए तो मुकदमा आज भी चल रहा है। तो कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि अगर उस टाइम के पीरियड का ये था, ठीक है, आज आजम खां जेल में हैं, जो डिपार्टमेंट उनके पास था, उनके पीड़ितों को बाहर लाइए। अगर उन्होंने गलत किया है तभी जेल में है,
तो उस टाइम पे उनके राइन में, उनके राज में कितना क्या लोग थे, कहाँ क्या दिक्कतें हुई हैं। हालांकि सरकार ने काफ़ी जगह बुलडोजर चलाया है, लेकिन उन्हीं पे चलाया है जो नामी गिरामी थे और उसको दबाव बना सकते थे। लेकिन अब जो आम जन उसमें परेशान हुआ, जो आजम खां से नहीं लड़ सकता था, और वो सरकार में होकर उन्होंने, मेरे जानने में कैसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो अब उस टाइम पीरियड में ये देख लें कि हाँ इस टाइम पीरियड में ये लोग आए, ऐसा ऐसा किया इन्होंने, तो उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा मिलना चाहिए ना जिससे उनको इस लॉ पे, इस जुडिशरी पे विश्वास वापस आए। तो मेरा बस यही मानना है कि, और सिंस ये डेमोक्रेसी है तो हो अलग सकता है। हमारे वहाँ भी सेपरेशन ऑफ पावर है जिसमें जुडिशरी अलग है, तो जुडिशरी में भी जो भी हमारे न्यायाधीश वगैरह हैं वो बहुत ही निपुण हैं, बहुत ही सक्षम हैं। वो अपने हिसाब से, अभी हमारे चीफ जस्टिस रमन्ना जी, वो बहुत बढ़िया अपने हर एक जजमेंट में वो कुछ ऐसा मोरल दे देते हैं जो समझदार आदमी होगा वो समझेगा उस चीज़ को और इम्प्लीमेंट भी करेगा। सर, हम वापस राजनीति पे आते हैं, तो राजनीति पे हम दोबारा आना चाहेंगे। तो जिस तरह की मैंने अभी जो कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या होता है कि देखा जाता है कि कोई ना कोई एक राष्ट्रीय या फिर भावनात्मक मुद्दा उठ जाएगा और जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनकी कोई बात नहीं करता या फिर लोग भूल जाते हैं। तो इसका दोषी आप किसको मानते हैं, कि ये वो जनता है कि वो अपने मुद्दे भूल जाती है, या फिर ये राजनीतिक पार्टियाँ जो उन्हें भटका देती हैं? 51% और 49% का रेशियो है। 51% सरकार जिम्मेदार है इन मुद्दों के लिए, जो भी पार्टी है वो जिम्मेदार है। 49% हम लोग जिम्मेदार हैं। क्यों? जिस संविधान की भी मैं बात कर रहा था उसी में एक चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो वहाँ पे स्टेट का काम ये है कि सड़क देना, बिजली देना, पानी देना, ये कोई लायबिलिटी नहीं है, ये उसकी ड्यूटी है, उसको करना ही करना है। अगर यहाँ पे चीज़ें नहीं हो रही हैं तो ये दिक्कत, अब जनता को उसके लिए भी वो पूरा मतलब फ्री है, वो जाएं अपना बात करें, लेकिन ये जिम्मेदारी इनको, वो जनता घर आ ना पाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। स्टेट का जो हेड है उसको ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करानी चाहिए कि पहले एलोकेट करे कि कहाँ पे क्या दिक्कत है तो उसका निवारण क्या है, कितने में होगा, कितने टाइम में होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे एक टाइम पीरियड लगाएं कि ये समस्या यहाँ की है, इस क्षेत्र की है, और यहाँ पे इतनी जल्दी निवारण नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए हमें इतना समय चाहिए। लोगों के मन में एक तसल्ली तो आएगी, एक लगेगा, तो एक उम्मीद तो जगेगी कि चलो आज यहाँ पे नहीं हो रहा था लेकिन लिखा हुआ है, और अगर लिखा हुआ है, सरकार ने लिखा है, तो वो आज विधायक की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। और तो ये सबसे प्लस पॉइंट ये होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी और मजबूत होगी, जिस पे उनके लिए कोई दावेदार, जितना आप ग्राउंड पे जुड़ेंगे और जितना आप मंत्री बनने के बाद, इस विधानसभा पे मंत्री बनने के बाद मैंने खुद दर्शन नहीं किए, तो जो है मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं बहुत अच्छा सहयोग भी किया मैंने, लेकिन इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कितना अच्छे हैं, कितना क्या है, आप उससे चीज़ों से मतलब नहीं है, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो आपको निचोड़ पा रहे हैं, आप में रस बचा है कि नहीं बचा है, वो यही मौका ढूंढते हैं। तो बाकी तो सर, हम अब बात करेंगे कि एज अ युवा, क्योंकि आप भी युवा हैं, आपको क्या लगता है कि प्रदेश के, हम प्रदेश की बात करेंगे, हमारे प्रदेश के युवा की अभी सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, उनकी क्या मांगे हैं? प्रदेश, पहला तो मुद्दा ही मतलब बेरोजगारी है वो, और मतलब कैसे भी करके उसका निवारण करना पड़ेगा। भले ही हम आज 1 करोड़ 130-135 करोड़ हैं, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है, और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, बेरोजगारी। हालांकि उन्होंने कहा कि बिज़नेस की तरफ रुझान बढ़ाओ, बट आदमी के पास जब पूंजी नहीं है तो बिज़नेस कैसे करेगा? और अगर पूंजी है, कुछ सुविधाएं हैं कि जैसे आप बैंक जाएंगे, आपका जनधन अकाउंट है, आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है, तो वो जनधन वालों के लिए हो गया, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए हो गया। एक बहुत ही बड़ा तबका इस अपर कास्ट और लोअर के बीच में एक बहुत बड़ा तबका है जो नहीं है, जिसको सरकार ये समझती है ये तो सक्षम भी है, तो उसको मिलता भी नहीं है। क्योंकि वो बीपीएल तो है नहीं, लेकिन नौकरियां वहाँ भी नहीं है। तो ये पहला मुद्दा तो नो डाउट मैं यही कहूँगा बेरोजगारी का है। लोगों की तरफ बिजनेस का रुझान लोगों के में आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन सिर्फ रुझान बढ़ा देने से एक सपोर्ट उनको बहुत, क्योंकि जिस हिसाब से हम माइंडसेट हम लोगों का बना हुआ है ना, मैं एक गांव से भी बिलोंग करता हूं, तो मुझे उधर का भी काफ़ी कुछ लोग आगे नहीं आते हैं, वो थोड़ा सा डर है उनके अंदर। तो वो डर को ख़त्म करने के लिए पहली चीज़, पुलिस बहुत फ्रेंडली होनी चाहिए। इसी देश के अंदर ऐसी पुलिस हैं जो घर घर जाके चाय पानी करती हैं, पूछती हैं आपके घर में कोई दिक्कत, यहाँ पे मौका ढूंढते हैं। अगर आप विधायक जी के जानने वाले नहीं हैं, आप सांसद जी के जानने वाले नहीं हैं, आप फला आईएएस फला जज के जानने वाले नहीं हैं,
तो आप रोक लिए जाएंगे, आपका चालान भी कटेगा। और अगर आप जानने वाले हैं या आपने ले लिया तो वहाँ पे वो अपने मुराद के साथ, अपनी ड्यूटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है। क्यों? क्योंकि हाँ, एक चेक एंड बैलेंस बना हुआ है। बड़ा छोटे को शहमात सब दे सकता है, लेकिन छोटा कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए क्या कर सकता है? एक आरटीआई डाल सकता है, बहुत ज़्यादा होगी तो थाने में एक एप्लीकेशन देगा। डिपार्टमेंट के खिलाफ है तो पुलिस वाले आपस में लेंगे भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी है, संविधान है, तो होता सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि लोगों में, पुलिस वाले में आपस में झगड़ा हुआ तो एफआईआर नहीं हुई। कई केसेस में हुई, लेकिन कई केसेस में नहीं हुई। और ये नहीं होने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जब 5 करोड़ वहाँ पे हैं पेंडेंसी में, तो रोज़मर्रा लाइफ में आप सोच लीजिए क्या होगा। तो सर, अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो हमारे इस मंच से आप जनता को क्या कहना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों को देखें और अपने प्रत्याशी, अपने वोट का किस तरह से सही इस्तेमाल कर सकें? इस बार के चुनाव के लिए तो मैं समस्त प्रदेशवासियों से निवेदन या रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चुनाव एक विचारधारा का चुनाव है। ये हमारी एक बहुत बड़ी पहचान, जो बहुत जिसको मानते चले आए हैं, हमारे बाबा परबाबा और जो कुछ भी था, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हम वो कल्चर को कहीं खो दें। और इस बार का चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का, ये विचारधारा का इसलिए है क्योंकि अपोजिशन जो इस समय करंट गवर्नमेंट का है, उसने अपोजिशन में ये क्लियर कर दिया है कि वो इतना फोकस उनका इस कल्चर पे नहीं है। उनका इस पे ज़रूर फोकस है कि वोट बैंक इकट्ठा हो। वो कैसे हो सकता है कि जो हमारे इनके अगेंस्ट में है, करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उनको टोटल अपने फेवर में लिया जाए। और दूसरा ये कि ये चुनाव, मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश, देखिए ये आज से नहीं, ये बहुत पहले अटल जी कह के गए थे कि इस दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुज़रता है। तो ये बहुत बड़ा फोकस वाला चुनाव है, क्योंकि ये मैंने कई जगह से सुना भी है कि उत्तर प्रदेश का अगर कोई कहीं पे गया है, और अगर जो भी प्रदेश का अगला आदमी रहा हो, तो उत्तर प्रदेश वाले से बहुत प्रभावित हुआ है। तो ये प्रदेश जो है पूरे देश में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी पहचान है, ये खोए ना। और हाँ, विचारधारा का चुनाव है, इसको विचारधारा के हिसाब से लड़ा जाए। कोई जाति समीकरण नहीं, कुछ नहीं, आगे बढ़ के इस विचारधारा के साथ आएँ। ये कुछ हमें दे नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, एक मौका है कि एटलीस्ट इस दुनिया को ये तो पता चले कि जिस प्रदेश में राम मंदिर बन रहा है, उस देश के लोग ये चाहते हैं कि हाँ, ये बने। ये हमारी पहचान थी जो ध्वस्त की गई, और आज के टाइम पे वो वापस खड़ी हुई है। और हर जगह पे ये माहौल बन जाए कि हाँ, जो हमारी पहचान है वो खोए ना। मैं बहुत एहतियात रखता हूँ कि जो हमारी पहचान है, जो जनगण मन हम गाते थे, जो वंदे मातरम हमने गाया हुआ है, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ से कनेक्टेड हैं। तो नहीं, ये आप टिम कुक भी आए, मार्क ज़करबर्ग भी आए, तो वो सारा जो कुछ भी रास्ते लोगों के खुले हैं, वो इसी देश से खुले हैं, इसी देश की जन्मभूमि पे खुले हैं। सेंट वैलेंटाइन से लेके आइंस्टीन तक सभी को भारत क्या है, और भारत ने हमेशा इस कोविड तक सबको रास्ता दिखाया है, दुनिया को दवा दी है, इलाज कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इसमें हम बढ़ते रहें, ये देश हमारा बढ़ता रहे। तो सर, अब मैं जाते आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे इस मन से आपको जो हमारी मुहिम चलाई जा रही है कि जब भी हम अब राजनीति का, क्योंकि हम चेहरा बदलना चाहते हैं, हम उसके तौर तरीके बदलना चाहते हैं, तो इस मंच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी जो मुहिम चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने शुरुआत की, ये बहुत बढ़िया एक आइडियोलॉजी है आपकी, और इस पे आप आगे बढ़िए, क्योंकि देश को ज़रूरत है इस चीज़ की। ये आप मैं भी, आपका जो ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन है, ये इस देश की नीड है। क्यों? क्योंकि लोगों तक ये चीज़ें पहुंचानी है कि प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, जो आपको आज जहां पे आप खड़े हैं, आप यहीं मत खड़े रहें, आगे बढ़ें, एक कदम आगे बढ़ें। देखें, अगर हम ऐसे ही चांद तक पहुँचे हैं, तो चांद के आगे भी चीज़ें हैं। अभी नासा सूरज को देखा है, हम नहीं गए हैं, अभी हमें भी जाना है। और जबकि हम सूरज को आज से नहीं, कब से सूर्य प्रणाम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए प्रोग्रेसिव होना बहुत बड़ा एजेंडा है, और ये चीज़ें लोगों में जब तक पहुँचेंगी नहीं, वो नहीं समझेंगे। और आपके द्वारा ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, बहुत ही बड़ा स्टेप है। इसको आप ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। हम लोगों का साथ हर एक तरीके से इस अच्छी सोच के लिए हमेशा और हमेशा के लिए है। धन्यवाद सर। ये थे रुद्राक्ष वाजपेयी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।